तो देख लिए कि मानव भूगोल क्या है। तो प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले, ठीक है ना। और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या था? एंथ्रोपोजोग्राफिया, ठीक है ना। एंथ्रोपोजोग्राफिया नामक पुस्तक में फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या दिया? मानव भूगोल का परिचय दिया, ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। जैसे वो अपना मानव भूगोल का परिचय दिए और उसका अध्ययन करने को बताए, तो उनके मन में एक विचार आया। उस विचारधारा को क्या कहा जाता है? नियतिवाद या निश्चयवाद, ठीक है ना। नियतिवाद या निश्चयवाद, ये क्या है? उनका विचारधारा है, उनका मानना है, ठीक है ना। वो क्या मानते हैं कि प्रकृति मनुष्यों की मालिक है और मनुष्य प्रकृति का दास है, ठीक है। नियतिवाद का मतलब क्या होता है? कि प्रकृति के द्वारा निर्धारित है कि मनुष्य क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। मनुष्य प्रकृति के इस निर्धारण से बच नहीं सकता है, इस नियम से वो बच नहीं सकता है। प्रकृति के अंदर उसके नियमों से बंधा हुआ है, और जब बंधा हुआ है तो क्या है? मालिक है प्रकृति। देखते हैं ना कि जब कोई आदमी कहीं जाकर के नौकरी करता है, तो अपने मालिक के नियम कानूनों से बंधा रहता है। उसका मालिक ही जाएगा, जहां वो भेजेगा वहीं जाएगा। तो यानी क्या है? वो अपने मालिक के नियमों से बंधा हुआ है। वैसे ही मनुष्य पृथ्वी पे क्या है? मनुष्य प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। इसलिए मनुष्य क्या है? प्रकृति का गुलाम है, प्रकृति का दास है। और प्रकृति जैसा चाहती है वैसा परिवर्तन करती है, और मनुष्य उसके अंदर अपना जीवन बिताने को विवश होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। किनका मानना था? वो मानना था फ्रेडरिक रेटजेल का, ठीक है। अब विडाल डिला ब्लास संभववाद विचारधारा, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं कौन? फ्रेडरिक रेटजेल के बाद में फ्रांस के एक भूगोलवेता होते हैं विडाल डिला ब्लास, ठीक है। विडाल डिला ब्लास क्या कहते हैं? संभववाद विचारधारा के अंतर्गत वो कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं है। मनुष्य क्या है? प्रकृति का गुलाम नहीं है, प्रकृति का मालिक है। मनुष्य इस प्रकृति के ऊपर परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है, और मनुष्य उसका उपयोग करके अलग अलग संसाधनों का निर्माण कर लेता है अपने मन के अनुसार, ठीक है। अगर प्रकृति बाढ़ लाए, भूकंप लाए या सुनामी लाए, उसके बचाव के लिए मनुष्य स्वतंत्र है कि वो तरह तरह के उपाय को कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए मनुष्य कभी भी प्रकृति से प्रभावित नहीं होता है, और मनुष्य जो क्या करता है? वो प्रकृति को प्रभावित कर देता है। प्रकृति से बचने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता है। वही क्या है? संभववाद विचारधारा है, ठीक है ना। विडाल डिला ब्लास के अनुसार संभववाद विचारधारा में कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं है, प्रकृति का मालिक है, और प्रकृति मनुष्यों की गुलाम है। अगर प्रकृति परिवर्तन लाती है तो उस परिवर्तन के अंदर भी मनुष्य परिवर्तन करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। जैसे अगर बाढ़ आ जाए तो हम क्या करेंगे? उन परिस्थितियों में हम भाग जाएंगे। हम क्या करेंगे? वहां पे ऊंचे ऊंचे घर बनाएंगे, नाव बनाएंगे, नहीं ना बनाएंगे। नाव केवल पहले लगता था कि चिड़िया ही उड़ सकती हैं। नियतिवाद विचारधारा के अंतर्गत कहा गया था कि केवल चिड़ियों को ही उड़ने की आजादी है। और जब संभववाद विचारधारा है तो लोगों ने कहा कि केवल चिड़िया नहीं उड़ सकती हैं, मनुष्य भी उड़ सकते हैं। मनुष्य को ये अवसर मिला है कि वो आसमान में भी जाकर के उड़ सके, अपने पंख फैला सके। तो उसके लिए इस विचारधारा ने क्या कर दिया? बड़े बड़े जहाजों का निर्माण कर दिया। हवाई जहाज देखता है ना, विमान, ये सब पैराशूट, ये सब चीजें बन करके तैयार हो गई संभववाद के, कि मनुष्य प्रकृति के अंदर परिवर्तन के लिए क्या है? स्वतंत्र है। निश्चयवाद में था कि मनुष्य जो था वो प्रकृति को भगवान मानता था, ठीक है ना। प्रकृति को भगवान मानता था, और प्रकृति के अंदर छेड़छाड़ करने से या उसको प्रभावित करने से वो क्या होता था? डरता था, बचता था। लेकिन संभववाद विचारधारा में कहा गया कि नहीं, प्रकृति अवसर प्रदान कर रही है, तुम इस अवसर का लाभ उठाओ, ठीक है ना। तो ये संभववाद विचारधारा हुआ। इसके बाद आया नियम निश्चयवाद विचारधारा, जिसे रुको और जाओ की विचारधारा भी कहा जाता है, ठीक है ना। मानव के प्रभाव सबसे अधिक किस विचारधारा में दिखाया गया है? संभववाद विचारधारा में, ठीक है ना। संभववाद विचारधारा में मानव के प्रभाव को अधिक बताया गया है,
निश्चयवाद विचारधारा में मानव के प्रभाव को कम और प्रकृति के प्रभाव को अधिक बताया गया है। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच के एक रास्ता निकाला गया। ठीक है ना। ये कह रहा है कि प्रकृति मालिक है, निश्चयवाद क्या कह रहा है, प्रकृति मालिक है, संभववाद कह रहा है मनुष्य मालिक है। तो उसके बीच में एक रास्ता निकाला गया, नौ निश्चयवाद। ठीक है ना। ग्रिफिथ टेलर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मनुष्य प्रकृति का मालिक है और नहीं प्रकृति मनुष्यों की मालिक है। दोनों एक दूसरे के संबंधी है। दोनों क्या है, एक दूसरे के संबंधी है। दोनों एक दूसरे के नियम से चलेंगे। अगर मनुष्य प्रकृति को क्षति पहुंचाएगा तो प्रकृति भी क्या करेगी, मनुष्य को क्षति पहुंचाएगी। तो इन तीनों विचारधाराओं में से सबसे बढ़िया विचारधारा किसका है, ग्रिफिथ टेलर का है, नौ निश्चयवाद। ठीक है ना। ये कहते हैं कि ना ही मनुष्य प्रकृति का मालिक है और न ही प्रकृति मनुष्यों की मालिक है। दोनों एक दूसरे के संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं। अगर मनुष्य प्रकृति को क्षति पहुंचाता है तो प्रकृति भी मनुष्य को उल्टे में क्षति पहुंचाएगी। और कहते हैं रुको और जाओ। क्यों कहते हैं रुको और जाओ, ये कहते हैं कि प्रकृति कभी भी मनुष्य को परिवर्तन के लिए नहीं रोकती है। मनुष्य को कभी भी परिवर्तन करने के लिए प्रकृति कभी बाध्य नहीं करती है। प्रकृति मनुष्य को तो अवसर देती है कि जाओ परिवर्तन करो, लेकिन उस परिवर्तन को करने से पहले क्या करो, रुक जाओ। क्या करो, रुको और प्रकृति के नियमों को समझो, प्रकृति के नियमों को जानो और जानने समझने के बाद ही प्रकृति के अंदर परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ो। ठीक है। विचारधारा या ग्रिफिथ टेलर क्या कह रहे हैं कि पहले तुम जाओ पर्यावरण के नियमों को समझो, प्रकृति के नियमों को समझो और उसके बाद परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ो। अगर तुम्हें 1 पेड़ 2 पेड़ या 10 पेड़ की आवश्यकता है, उसके बदले तुम 15 पेड़ काटो, लेकिन तुम कोशिश करो कि उस जगह पे नहीं लगा सकते तो दूसरे जगह पर तुम 20 पेड़ लगाओ, 25 पेड़ लगाओ। ठीक है ना। जैसे कि आज हमें 10 आम के पेड़ की जरूरत है, हम 10 काट लिए, 11 काट लिए, एक 20 काट लिए, लेकिन उसके बदले में हम कहीं और जाकर के क्या किए, 20 पेड़ लगा दिए तो कुछ समय के बाद में वो 20 पेड़ फिर तैयार हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो हमने प्रकृति से अवसर ले लिया, प्रकृति की चीजों को हम ले करके और हम अपना आवश्यकता को पूरा कर लिए, तो आने वाला पीढ़ी के लिए भी तो हमने 20 लगा दिया है। तो अगर उसको भी आवश्यकता पड़ेगा तो क्या करेगा, ले लेगा। ऐसे विकास करना क्या कहलाता है, नौ निश्चयवाद कहलाता है कि पर्यावरण के अंदर बदलाव करने से पहले रुको, प्रकृति के नियमों को समझो और समझ करके आगे बढ़ो। ठीक है ना। तो तीनों विचारधारा समझ में आए ना, संभववाद, निश्चयवाद और नव निश्चयवाद। ठीक है। नव निश्चयवाद के संस्थापक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। संभववाद विचारधारा किसने दिया, तो वो है विडाल डी ब्लास। नव निश्चयवाद तो हो गया, निश्चयवाद विचारधारा किसने दिया, फ्रेडरिक रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। एंथ्रोपोजोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखा, फ्रेडरिक रेटजेल। निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। कुमारी सैंपल या एलेंसी सैंपल किसकी शिष्या थी, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है ना। वो सब फ्रेडरिक रेटजेल, जितना यहाँ से ऊपर दिख रहा है सब फ्रेडरिक रेटजेल। उसके बाद में ये चंचल मनुष्य एवं अस्थिर पृथ्वी के बीच के संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है, किसने बताया, तो कुमारी सैंपल या एलेंसी सैंपल के द्वारा बताया हुआ है। ठीक है ना। विडाल डी ब्लास ने कौन सी विचारधारा दिया, संभववाद। ठीक है ना, संभववाद। ये विचारधारा लिख लो इसको बगल में।